है। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट की हुई है। आज हम कक्षा 6 की गणित का चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन में चलते हैं। ये कक्षा 6 की किताब है गणित की और ये चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती हैं और प्राकृत संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि गणित में 1, 2, 3, 4 ऐसी अनंत तक सब संख्या होती हैं। अगर हम इन संख्याओं को जीरो से काउंट करें, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसी अनंत तक जाएं, तो ये सभी संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को काउंट ना करें, मतलब संख्याओं की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक जाएं, तो ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो आप समझ गए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं में सिर्फ पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में अंतर सिर्फ ये है कि पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को काउंट करते हैं, प्राकृत संख्याओं में जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो साउंड शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत करते हैं। पूर्ण संख्या आप समझ गए कि जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब हम समझते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होती है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। चलिए इसका लेते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती किसी संख्या के एक पहले की संख्या, एक संख्या पहले की संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कोई संख्या, लेते हैं हम 18। ये एक संख्या है, इससे ठीक एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक एक पहले की संख्या निकालने के लिए हम इसमें से एक घटा देंगे, तो 18 में से एक हटा देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो 17 जो है 18 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब परवर्ती संख्या निकालने के लिए, अब जैसे 18 मान लीजिए 18 ही है, तो 18 की परवर्ती संख्या निकालना है। तो 18 की परवर्ती संख्या इसके ठीक बाद की एक संख्या होगी। इसे निकालने के लिए हम 18 में एक जोड़ देंगे। जैसे 18 में अगर एक जोड़ दें, एक क्या जाएगा 19। तो 18 की जो परवर्ती संख्या वह है 19 और 18 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वह है 17। ठीक है। पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होती हैं? जो संख्या है उससे ठीक एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है, जो संख्या है उससे ठीक एक बाद की संख्या परवर्ती संख्या होती है। इसे निकालने का तरीका क्या है कि दी गई संख्या में से अगर एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है और दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो परवर्ती संख्या आ जाती है। अभी हमने 2 अंकों की संख्याओं का उदाहरण लिया, अब हम इससे बड़ी संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे 4 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, उसकी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालते हैं। मान लीजिए संख्या है 9, 8, 6, 5। इस संख्या की हमें परवर्ती निकालनी है और पूर्ववर्ती निकालनी है। तो पहले परवर्ती देखते हैं। परवर्ती निकालने के लिए हम इस संख्या में एक जोड़ देंगे, किसी संख्या में परवर्ती निकालने एक जोड़ देंगे तो इसके इकाई अंक 5 में हम एक जोड़ देंगे। इसको नीचे लिख के बताता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। संख्या में परवर्ती संख्या निकालने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे। संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की या 10 अंकों की, जितने भी अंकों की संख्या हो, उसकी परवर्ती निकालने के लिए हम सिर्फ उसके इकाई अंक, जो उसमें इकाई अंक है 5, उसमें एक जोड़ देंगे। बाकी पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके इकाई के अंक में एक जोड़ देंगे और बाकी संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके 5 में एक जोड़ देंगे 6 और बाकी ये संख्या ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो ये 9, 8, 6, 6 ये इसकी परवर्ती संख्या होगी, मतलब कि एक बाद की संख्या होगी। तो आपने परवर्ती देख ला। अब इसी उदाहरण पे हम देख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या। ये इसी संख्या पे पूर्ववर्ती संख्या भी देख लेते हैं। यही संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए भी वही नियम है, एक घटाएंगे इसमें से। इसमें वही नियम काम करता है कि संख्या 4 अंकों की हो, 5 अंकों की या 10 अंकों की क्यों ना हो, उसकी अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो उसके इकाई अंक ये 5, इसमें से एक माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे और बाकी पूरी संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे।
तो इस तरह जो संख्या प्राप्त होगी वह इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो आप समझ गए पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब नाम से पता चल रहा है पूर्व, एक संख्या पूर्व की संख्या, संख्या की एक पूर्व की संख्या, और परवर्ती मतलब उसके बाद की संख्या। चलिए अब इसके बाद चलते हैं। ये हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती पढ़ ली है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याओं की परिभाषा। मैंने बताया प्राकृत संख्याओं में शून्य के साथ मिला लें, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला लें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की होती है, और यदि शून्य को भी मिला लें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ये परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं संख्या रेखा क्या होती है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। संख्या रेखा, संख्या रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याएं हों, संख्या हो वो संख्या रेखा है। तो पहले तो एक रेखा बना लेते हैं, एक लकीर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रेखा हुई। अब इसमें यदि संख्या लिख दें हम तो ये हो जाएगी संख्या रेखा। चूंकि हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए हम जो संख्या रेखा बनाएंगे पूर्ण संख्याओं की ही बनाएंगे। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है, इसलिए हम संख्या रेखा की शुरुआत भी शून्य से करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं कि संख्या रेखा पर संख्याएं शून्य से नीचे भी होती हैं ऋणात्मक, और शून्य से ऊपर ही होती हैं 1 2 3 अनंत तक, और शून्य से नीचे भी -1 -2 करके अनंत तक होती हैं। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो हम इसकी शुरुआत शून्य से करेंगे। तो सबसे पहले शून्य, यहाँ पर शून्य, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये 8, और ऐसे ही ये अनंत तक होती है। हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए हमने को 0 से किया है। अब देखिए ये पूरी जो होती है ये संख्या रेखा कहलाती है। इस संख्या रेखा की सहायता से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाता हूँ मैं। ये संख्या रेखा है। अब मान लीजिए आपसे संख्या रेखा पे कोई कहे कि बताइए 2 धन 4 कितना होगा, संख्या रेखा की सहायता से करके बताइए। तो हम पहले संख्या रेखा में देखेंगे कि 2 कहाँ पर है। ये रहा संख्या रेखा में, ये 2, इस पे हम ऐसा कर देते हैं, ये 2। अब इसमें 4 जोड़ना है, तो इसके बाद हम अगले 4 कदम जाएंगे। तो 2 के बाद जो अगला पहला कदम रहा ये, दूसरा कदम ये, तीसरा कदम ये, और चौथा कदम ये। चौथे कदम आने पर जो संख्या मिली हमको वो कौन सी मिली, 6। तो 2 धन 4 का जो उत्तर है वो क्या होगा, 6 होगा। इस तरह हम संख्या रेखा की सहायता से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं। अगर कोई कहे कि 3 में आप 5 जोड़ के बताइए कितना होगा, 3 धन 5 जोड़ के बताइए। तो संख्या रेखा की सहायता से हम इनको जोड़ते हैं। पहले देखेंगे कि संख्या रेखा पर 3 कहाँ पर है। तो 1 2 3, ये रहा 3, ये 3 है। अब इसमें 5 जोड़ना है, मतलब 3 के बाद हमको 5 कदम जाना है। तो शुरुआत करते हैं, आप चलिए साथ में मेरे। ये 1 2 3 4 5, 5वें कदम आने पर जो संख्या मिली है वही इसका उत्तर होगा। 5वें कदम पे संख्या 8 है, तो 3 धन 5 का उत्तर 8 होगा। तो आप समझ गए कि संख्या रेखा के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। जो संख्या है उसमें जितना जोड़ना है, तो पहले उस संख्या रेखा पर उस संख्या को ढूंढेंगे कहाँ पर है वह संख्या। उसके बाद उस संख्या से जितना जोड़ना है उस संख्या में उतने कदम आगे जाएंगे, और जो जिस आखिरी कदम जिस संख्या पर पड़ेगा वही उस संख्या का उत्तर होगा उसका। अब इसी तरह हम ये संख्या रेखा की सहायता से माइनस भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो भी आप बताता हूँ। इसे इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, संख्या रेखा, एक सीधी लाइन। और इसमें पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए 0 से शुरुआत करके संख्या लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश 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 अनंत तक। अब इसमें हम सीखते हैं व्यवकलन या घटाना बोलते हैं इसको, कि संख्या रेखा की सहायता से हम कैसे संख्याओं को घटा सकते हैं।
मान लीजिए 8, 8 में से 4 घटाना हो या व्यवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले संख्या रेखा पर 8 को देखेंगे कि 8 कहाँ पर है। तो ये संख्या रेखा पर ये रहा 8। इस 8 में से 4 घटाना है तो इस 8 के बाद हम 4 कदम पहले आएंगे और जो संख्या मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो 4 कदम आते हैं, पहला 1 कदम, 2, 3 और ये चौथा कदम। चौथे कदम पे हमको संख्या मिलती है 4। तो ये 8 में से 4 माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4। 4 ही हमारा उत्तर होगा। इस तरह एक दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। मान लीजिए 7 में से 5 घटाना हो, उत्तर कितना आएगा। तो पहले हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि 7 कहाँ पर है। ये रहा 7। अब इसमें से चूंकि घटाना है तो हम 5 कदम पीछे जाएंगे। अगर जोड़ना होता तो 5 कदम आगे जाते। घटाना है तो 7 के बाद 5 कदम देखेंगे। पांचवा कदम जिस संख्या पर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखते हैं, पहला कदम ये, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा। पांचवा कदम जिस संख्या पर आया वह संख्या है 2। तो 7 में से 5 घटाने पर क्या आएगा, 2। ये हमारा उत्तर हो गया। तो जोड़ने और घटाने में अंतर सिर्फ इतना है कि जब संख्या में जोड़ा जाता है तो आगे जाया जाता है, दाईं साइड जाया जाता है, और जब संख्या में से घटाना होता है तो बाईं साइड आते हैं या पीछे की तरफ 4 कदम जाते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं। ये आपने संख्या रेखा पर जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब चलते हैं गुणा की तरफ। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा। शुरुआत करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डैश 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 अनंत तक। संख्या अनंत तक जाती है। अब हम सीखते हैं संख्या रेखा पर गुणा कैसे किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि 2 में 3 का गुणा करिए, उत्तर कितना आएगा। 2 में 3 का गुणा करिए। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम 0 पर आते हैं। हम मानते हैं कि हम 0 पर हैं। हमको गुणा कितने में करना है, 2 में गुणा करना है, 2 में। तो हम 2 कदम जाएंगे। और कितने गुणा करना है, 3 का, तो 3 बार जाएंगे। मतलब 0 से 2 कदम जाएंगे और फिर 2 कदम जाएंगे, फिर 2 कदम जाएंगे। ऐसा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, क्योंकि हमें 3 का गुणा करना है। तो 0 से पहला 2 कदम आगे जाएंगे तो 1, 2, ये आ गया पहला कदम हमारा। ये हो गया पहला कदम। इसके बाद फिर दूसरा कदम जाएंगे, ये 1, 2, ये दूसरा कदम, पहला कदम, ठीक है। और यहाँ से फिर तीसरा कदम फिर जाएंगे, 1, 2, जाएंगे क्योंकि 3 का गुणा करना है, इसलिए 3 कदम ही जाएंगे। और 3 कदम आने पर इस पर रुके हम, जहाँ पर संख्या क्या लिखी, 6। तो 2 गुणा 3 का उत्तर क्या होगा, 6 होगा। इस तरह हम गुणा कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिस संख्या का हमें गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 2 में गुणा करना है, तो हम 0 से जाएंगे 2 तक, 1, 2, 2 खंड जाएंगे। और किसका गुणा, किस संख्या का गुणा करना है, 3 का, तो ऐसा हम 3 बार जाएंगे। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार हम गए और जिस संख्या पे जाके हम रुकेंगे वही हमारा उत्तर होगा। इसको किसी दूसरे अन्य उदाहरण से समझते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। एक लाइन ड्रा करते हैं। ये लीजिए, ये संख्या रेखा। अभी ये सिर्फ रेखा है, इसमें यदि संख्या और लिख देंगे 0 से लेकर, तो ये संख्या रेखा हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डैश 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 अनंत तक। अब यदि कहा जाए कि 4 गुणा 2 करिए, तो ऐसे गुणा करने की तरीका क्या है कि पहले तो 0 पे आएंगे हम। अब 0 से हमको चूंकि
4 में गुणा करना है, 0 से 4 तक जाएंगे, ये 1 2 3 4, क्योंकि 4 में गुणा करना है तो 4 खंड जाएंगे, इसके बाद फिर 4 खंड जाएंगे, 1 2 3 4। ऐसा कितनी बार करेंगे? 2 बार, क्योंकि 4 में गुणा कितने करना है? 2 का। तो जिस संख्या पे आके रोकेंगे वही हमारा उत्तर होगा। एक बार और समझा दूंगा आपको अच्छे से। चार में गुणा करना है 2 का, तो हम 0 से 4 तक जाएंगे, 4 4 खंड के 2 बार जाएंगे, क्योंकि 2 का गुणा करना है, 4 में 2 का गुणा करना है, इसलिए 0 से 4 तक जाएंगे, किनका 1 2 3 4, उसके बाद 4 से फिर 4 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3 4, और ऐसा 2 बार करेंगे, क्योंकि गुणा 2 का करना है। 0 से गए 1 2 3 4, फिर 4 के बाद फिर 4 कदम गए, 1 2 3 4, और ऐसा 2 बार करना था, इसलिए 2 बार गए। अगर 3 का गुणा करना होता तो 3 बार जाते, और जो संख्या आती वो हमारा उत्तर होता। ठीक है, इस तरह आप हम संख्या रेखा पर गुणा करना भी सीख गए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे चलते हैं किताब की ओर। देखिए, संख्या रेखा हम समझ गए। संख्या रेखा में 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, इसलिए 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसलिए संख्या रेखा पर योग, योग जो मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद व्यवकलन या घटाना, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। जोड़ने, योग करने और घटाने में अंतर सिर्फ इतना है, जब जोड़ा जाता है तो उतने कदम आगे या दाएं तरफ जाया जाता है, जब घटाना होता है तो उतने कदम पीछे या बाएं तरफ जाना होता है। ठीक है, और जोड़ने घटाने के बाद फिर आता है गुणा। गुणा करने की विधि आप देख सकते हैं। अगर 4 में गुणा करना या 3 में गुणा करना है तो पहले 0 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 के बाद फिर अगले 3 कदम जाएंगे, 3 के बाद फिर अगले 3 कदम जाएंगे। ऐसा जितनी जितनी संख्या गुणा करना है उतनी बार करते जाएंगे। जैसे 3 में 3 का गुणा करना है तो 0 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 के बाद फिर अगले 3 कदम जाएंगे 6 तक, उसके बाद फिर 6 से अगले 3 कदम जाएंगे 9 तक। ऐसा 3 बार करेंगे, क्योंकि 3 में 3 का ही गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारी प्रश्नावली चालू होती है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या मतलब 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, और अगर इसमें 0 को हटा दिया जाए, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। तो उन्होंने प्रश्न में पूछा है 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृत संख्याएं। अगली 3 प्राकृत संख्या निकालने के लिए इनमें पहले 1 जोड़ेंगे, ऐसा 3 बार जोड़ते जाएंगे तो 3 संख्या मिलेंगी, वही अगली 3 प्राकृत संख्या होंगी। तो 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, शून्य, हासिल आई 1, फिर 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आई 1, 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आई 1, शून्य और 1 1, यह आ गया 1। 10,999 में 1 जोड़ा तो पहली प्राकृत संख्या मिल गई 11,000। हमको 3 संख्या याद करनी है, इसलिए दूसरी संख्या निकालने के लिए फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, शून्य में 1 जोड़ा 1, 0 का 0, और पूरी संख्या 0 का। ये मिलेगी हमको दूसरी प्राकृत संख्या। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें फिर 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 0 0 11, ये हमारी हुई तीसरी प्राकृत संख्या। तो 10,999 की अगली 3 प्राकृत संख्या कौन कौन से हुई? 11,000, 11,001, 11,002। प्राकृत संख्या निकालने के लिए क्या किया हमने? सिर्फ एक एक जोड़ते गए। ठीक है, इसके बाद अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को एक बार और समझा देता हूँ। संख्या, दी गई संख्या में 1 जोड़ा तो अगली प्राकृत संख्या मिली, फिर उस संख्या में 1 जोड़ा तो अगली प्राकृत संख्या मिली, और फिर उस संख्या में 1 जोड़ा तो अगली प्राकृत संख्या मिली। ऐसा 3 बार किया, क्योंकि हमको इसके अगले आगे की 3 प्राकृत संख्या ही निकालनी थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में आपको अंतर बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। पूर्ण संख्याओं में 0 को भी काउंट किया जाता है, प्राकृत संख्याओं में 0 को काउंट नहीं किया जाता है। 10,001 प्रश्न है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3
पूर्ण संख्याएं। 10,000, 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या, तो वही करेंगे, एक घटाते जाएंगे, वो भी 3 बार, क्योंकि 3 संख्या निकालनी है। एक घटाएंगे तो 10,000, ये निम्न की पहली संख्या। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए फिर एक घटाएंगे, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये दूसरी संख्या में लगे। अब 9,999 में से फिर एक घटाएंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। 9 में से एक गया 8, और ये 9, 9, 9। 10,001 से ठीक पहले की 3 प्राकृत संख्या, पहली है 10,000 खुद 10,000, दूसरी 9,999, तीसरी 9,998। इस प्रकार 10,001 से पहले की 3 पूर्ण संख्या मिल गई, 10,000, 9,999 और 9,998। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे की निकालना हो तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और पीछे के निकालना हो तो एक घटा दिया जाता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेके अनंत तक चलती हैं। तो आप जानते हैं 0, 0, 1, 2, 3, इनमें सबसे छोटी संख्या 0 ही है। 0 से छोटा कुछ नहीं होता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। अगर प्राकृत संख्या की बात करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती, तो हम 1 मानते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक होती है। लेकिन पूर्ण संख्याओं से पूछा है, तो पूर्ण संख्याओं में हम 0 को भी काउंट करेंगे, इसलिए 0, क्योंकि 0 1 से भी छोटी संख्या है, इसलिए इसका उत्तर 0 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है, पूर्ण संख्या जो है, वो 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो इसे करने की जो बेसिक विधि है वो तो यही है कि आप 32, 33, 34, 35, ऐसा 53 तक लिखें, और इनके बीच जितनी भी संख्या है उनको जोड़ें, गिने उनको। तो इस तरह आप निकाल लेंगे कि कितनी संख्या है। या फिर इसकी दूसरी विधि ये है कि आप 53 में से 32 घटा दें, तो जो आएगा वो बीच की संख्याएं होंगी। दो विधियां ऐसे करने की, या तो आप 32 से लेकर 53 तक लिखें संख्या और उनको फिर काउंट कर लें एक एक करके कितनी संख्या है। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ी विधि हो जाएगी। इसकी शॉर्ट विधि ये है कि आप आखिरी की संख्या लें और पहली संख्या लें, इन दोनों को घटा दें, जो आएगा वह इन दोनों को बीच की संख्या होगी। ये इसकी सबसे सरल विधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब ठीक एक बाद की संख्या। ठीक एक बाद की संख्या परवर्ती संख्या होती है। पहली संख्या देखते हैं, 24, 40, 701। 24, 40, 701 इसके परवर्ती संख्या, मतलब ठीक एक बाद की संख्या। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। परवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। संख्या है 24, 40, 701। देखते हैं 24, 40, 701। इसकी परवर्ती निकालनी है, तो इस संख्या चाहे 6 अंक की हो, 7 अंक की या 10 अंक की हो, हमें उससे मतलब नहीं। हम सिर्फ उसके इकाई अंक में एक जोड़ देंगे। जो भी संख्या उसके इकाई अंक में एक जोड़ देंगे, और बाकी संख्या ज्यों की त्यों लिख देंगे। एक में एक जोड़ा 2, और बाकी पूरी संख्या ज्यों के त्यों लिख देंगे। 24, 40, 70। 24, 40, 702 जो है वो 701 की परवर्ती, मतलब ठीक एक बाद वाली संख्या है। इस तरह हम परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। एक दूसरे एक उदाहरण और समझा देता हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन जो है वो पूरा दूर हो जाएगा। प्रश्नावली पर चलते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके अगले की हम परवर्ती संख्या निकालेंगे। अगला कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए चौथा नंबर ले लेते हैं, 23, 45, 670। 23, 45, 670।
लास्ट वाला क्वेश्चन एक पहला एक लास्ट करा देते हैं। संख्या है 23, 45, 670। इसके बाद की संख्या मतलब परवर्ती संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है संख्या 8 अंकों की या 10 अंकों की उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस उसके इकाई का अंक देखना है और उसमें एक संख्या जोड़ देनी है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और इस पूरी संख्या को ज्यों का त्यों आगे लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो हमारा उत्तर है ये हमारे इसके बाद की संख्या या परवर्ती संख्या है। इस तरह हम किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके इकाई अंक में सिर्फ 1 जोड़ना है, चाहे संख्या 7 अंकों की या 10 अंकों की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्न की पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब ठीक एक पहले की संख्या है। संख्या है पहली 94। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। संख्या है 94, 94। इसके पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब एक पहले की संख्या निकालना है, ठीक एक पहले की। ठीक एक पहले की संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में से हम एक माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो ये संख्या 2 अंकों की है, अगर 4 अंकों की, 6 अंकों या 10 अंकों की भी होती तब भी हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इसके इकाई के अंक में से एक घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 में से एक घटा देंगे 3 और 9 ज्यों का त्यों। तो 94 की जो पूर्ववर्ती संख्या है, इससे ठीक पहले की संख्या है वो 93 होगी। एक बार और समझ लीजिए, पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक एक पहले की संख्या और परवर्ती संख्या मतलब ठीक एक बाद की संख्या। चलिए देखते हैं, एक दूसरी क्वेश्चन और लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। संख्या है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इससे पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, मतलब ठीक एक पहले की संख्या। तो हमको इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये 6 अंक की हो या 7 अंक की हो, हमें सिर्फ इसका इकाई का अंक देखना है और इस इकाई के अंक में से एक घटा देना है। एक घटाने पर जो संख्या आएगी, एक में से एक जाएगा तो 0 ही बचेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है वो हमारा उत्तर है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए संख्या 7 अंकों की या 10 अंकों की हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके इकाई अंक में से हम एक घटा देंगे तो उसकी पूर्ववर्ती निकल आएगी। ठीक है, ऐसा ही परवर्ती में है। परवर्ती में उसके इकाई अंक में एक जोड़ देते हैं, उससे उसकी परवर्ती संख्या निकल आती है। चलिए एक बार आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े पूर्ण संख्या की डेफिनेशन की, पूर्ण संख्या आखिर होती क्या है। तो बता दूं, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती हैं और 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलती हैं, वे सभी संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। और प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती हैं। इसके बाद हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती पढ़ा। पूर्ववर्ती मतलब दी गई संख्या से ठीक एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है और परवर्ती मतलब दी गई संख्या से ठीक एक बाद की संख्या परवर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा दिया जाता है और परवर्ती निकालने के लिए दी गई संख्या में से एक जोड़ दिया जाता है, इससे उसकी परवर्ती संख्या निकल आती है और एक घटाने से पूर्ववर्ती संख्या निकल जाती है। इसके बाद हमने पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पढ़ी, आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं बनती हैं। एक प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद हमने संख्या रेखा पढ़ी। संख्या रेखा एक लाइन है जिसमें संख्या होती हैं जो ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं। ये 0 से लेके ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और अनंत तक जाती हैं, और वैसे ही धनात्मक में 0 से लेके 1, 2, 3 और अनंत तक जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से अनंत तक होती है, तो हम यहाँ संख्या रेखा पर 0 से अनंत तक ही मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए।
संख्या रेखा के बाद हमने संख्या रेखा की सहायता से कैसे हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं और कैसे गुणा कर सकते हैं, ये सीखा। जोड़ने और घटाने की विधि में सिर्फ अंतर इतना है कि जब जोड़ा जाता है तो संख्या रेखा के दाहिनी तरफ जाया जाता है, मतलब आगे बढ़ा जाता है, आगे कदम बढ़ाए जाते हैं, और जब घटाना हो रहता है तो संख्या रेखा के बाईं तरफ जाते हैं, या बोलें तो बाईं तरफ जाते हैं या वापस आते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। इस तरह हम संख्या रेखा में जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। उसके बाद गुणा करना सीखा। गुणा भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, और अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आपका डाउट हो। चलिए अब एक बार और आपको समझा देता हूँ, एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। एक बात देखते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर एक बार, क्योंकि ये दोनों एक जैसे अक्षर हैं। कुछ कहना चाहता था। हाँ पूछिए पूछिए। काफी आपने अच्छा समझाया है, और काफी आज का क्लास मेरे को इंटरेक्टिव भी लगा, और आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज मेरा रहा है। बट सर, मेरे मन में दो तीन डाउट्स हैं, अगर आप अलाउ करते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, आपके सभी डाउट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि हमने अभी इस पेज पे देखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है सर? जैसे कोई भी संख्या है, तो उसका तो परवर्ती पूर्ववर्ती रहेगा। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका पूर्ववर्ती नहीं होगा? अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं में तो एक के पहले जीरो आता है, लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता है, एक से ही संख्याओं की शुरुआत होती है। तो अगर प्राकृत संख्या माने हम, तो एक के पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो उसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या होगी भी नहीं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो एक के पहले जीरो आ सकता है, तो एक संख्या ऐसी है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, वो है एक। क्योंकि जब हम गिनती गिनते हैं तो शुरुआत एक से ही करते हैं, जीरो से नहीं करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं, सबसे छोटी एक ही हुई, तो एक के पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो एक का कोई पूर्ववर्ती है ही नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हम जीरो को पूर्ववर्ती मान सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को भी काउंट करते हैं। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जीरो से लेकर अनंत तक होती है, तो इस स्थिति में हम मान सकते हैं कि एक से पहले जीरो है, तो इस संख्या में हम जीरो को एक का पूर्ववर्ती मान सकते हैं। लेकिन ये कुछ हद तक ही सही है। इसके अलावा कोई और डाउट आपका? नो सर, ठीक है, एक इसके बार मैं अलावा आप कोई डाउट? एक बार आपको मैं पूर्ववर्ती और परवर्ती बता देता हूँ, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि पूर्ववर्ती में बच्चा परवर्ती लगा के आ जाता है और परवर्ती में पूर्ववर्ती लगा के आ जाता है। आप नाम से देखिए, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या पूर्व हो जिसके, पूर्ववर्ती मतलब जी। पूर्व मतलब पहले, किसी संख्या के पहले की संख्या निकालना तो पूर्ववर्ती होती है। और परवर्ती मतलब बाद की संख्या, पर मतलब बाद। तो पूर्ववर्ती जब पूछे तो संख्या के में से एक घटा देना है, उसके पहले की संख्या बता देना है। और परवर्ती पूछे तो संख्या में एक जोड़ देना है, उसके बाद की संख्या बता देना है। इस तरह हम पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट हो? अ, ठीक है, तो क्या हम सेशन को समाप्त करें यहाँ पर, आपका कोई डाउट ना हो तो? जी जी। और कुछ होमवर्क अगर आप देना चाहते हैं तो? आप एक बार घर पे पूर्ववर्ती और परवर्ती की एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो पढ़ाया है उसको एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। आपके शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और ठीक है, इसके साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू।